हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम एस्टिमेशन का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हमारे एस्टिमेशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आए हैं। उनमें जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उन्हीं पे बेस्ड हम आज कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ये जो एस्टिमेशन वाला चैप्टर है सैम्पलिंग मेथड्स वाले चैप्टर का एक्सटेंशन ही है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सैम्पलिंग मेथड्स वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए और इसके प्रीवियस पार्ट्स देख लीजिए। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ पुराने क्वेश्चंस लेते हैं और सिंपल जो हमने प्रोपोर्शन के हिसाब से भी पढ़ा था कि जब प्रोपोर्शन हो तो कैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए सोल्व करना है। इन ए स्टेट वाइड पोल 103 आउट ऑफ 500 तमिलियंस रेटेड देमसेल्व्स एज ए हार्ड क्रिकेट फैंस। फाइंड ए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ तमिलियंस वो वर डाई हार्ड क्रिकेट फैंस एट दैट टाइम। मतलब बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो किससे करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है n बराबर कितना है, सैंपल साइज कितना है 500। प्रोपोर्शन क्या है, p बराबर जो कि सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 103/500 हो गया कि नहीं हो गया। और q क्या हो गया 501 माइनस 103/500। सिंपल है। तो 1 माइनस 103/500 ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0.794। 103/500 तो ये अपना जाएगा 0.206। 103/500 बराबर हो जाएगा 0.206 और ये हो जाएगा 0.794। 1 माइनस 0.206 क्योंकि Q बराबर क्या होता है, फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P बराबर पास होने की प्रोबेबिलिटी। अब अपन को निकालना है 90% इंटरवल के लिए निकालना है। तो वो तो ठीक है, बस अपन को मीन पता है, मीन किसके बराबर है P के। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था √PQ/n। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा 0.206, Q क्या हो जाएगा 0.794/n। n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा अपने पास 500। तो ये हो जाएगा 0.206 into 0.794 डिवाइडेड बाई 500 की पावर 0.5। तो ये आ जाएगा 0.0181। तो ये आ जाएगा 0.0181। ठीक है। तो हमारे पास जो मीन आया है वो कितना आया 0.206। ये आया ना, मीन आया 0.206, ये आया 0.206। ठीक है। तो 0.206 से 90% के लिए कितना सिग्मा जाना पड़ेगा इधर उधर, 90% के लिए 1.645 सिग्मा जाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, 90% के लिए कितना जाना पड़ेगा 1.645, मतलब 45% इधर से आएगा, 45% एरिया इधर से आएगा, तो 1.645 सिग्मा जाना पड़ेगा। और यहाँ से भी 1.645। ठीक है। तो और इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे 1.645 इंटू सिग्मा, तो सिग्मा हो जाएगा 0.0181। तो ये हो जाएगा इंटू 1.64, ये सब अप्रोक्सीमेटली लगभग 0.029, 0.3 ले लेते हैं, 0.03 के करीब आ जाएगा। तो 0.206 में और यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.206 माइनस 0.03। तो ये लगभग आ जाएगा माइनस 0.03। लगभग जो हमारे पास 0.206 माइनस 0.206 माइनस 0.03, तो लगभग आ जाएगा 0.17, लगभग आ जाएगा 0.17। और इधर आ जाएगा 0.206 प्लस 0.03, तो ये लगभग आ जाएगा 0.206 प्लस 0.03, लगभग आ जाएगा 0.2367 के करीब, तो 0.236।
तो इसमें अपने जो 0.17 और 0.236 आ रहा है ना, तो उसका नियरेस्ट आंसर यही है। तो अपन को क्या करना है, इसको लगभग आप 0.7 मान सकते हो, 0.24 के करीब, 0.23 समथिंग आ रहा है, 0.24 के करीब मान के चल सकते हो। तो 2G इसमें जो आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, वो बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जैसे आप इसको सोल्व कर रहे हैं ना, तो आपको इतना बड़ा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये भी देख सकते हो कि 0.206 से कौन कितना आगे पीछे। जैसे आपने ए ऑप्शन दिया, मतलब आपने कोई स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी याद नहीं है, पर आपको पता है कि मीन तो ये होता है ना 0.206 पी के बराबर, ठीक है। तो 0.206 में से ये माइनस करके देख लेते हैं, 0.1492, तो ये आ रहा है 0.0568। आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। अब 0.206 में 0.0568 करेंगे तो 0.26 आएगा, 0.26 आएगा ना, क्योंकि आप देखो 0.20 में 0.2 में कुछ घटाएंगे जब 0.14 आ रहा है, मतलब लगभग 0.6 घटा रहे हैं, लगभग आप 0.06 घटा रहे हैं, तो 0.06 से जोड़ना पड़ेगा, तो 0.26 आएगा। तो ए ऑप्शन चला जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, बी भी चला जाएगा। अब बचेगा सी, तो सी में ये है कि 0.1692 जा रहा है, तो फिर भी ये इतना नहीं पहुंच रहा, तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो क्या होगा कि मीन से दोनों जगह बराबर है। तो आपका जो एग्जाम का पर्पज है, उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव है, आपके आंसर को सोल्व कर देंगे अगर आपका कंसेप्ट सही है तो। क्योंकि इसमें जो क्या हो रहा है कि मीन से दोनों बराबर है, 0.16 भी बराबर डिस्टेंस पे, लगभग 4 की डिस्टेंस पे। देखिए ना, इसको 6 को भूल जाइए, 20 16 4 20 4 24, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर 4, पर यहाँ पर तो 20 पे अटका हुआ है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 पे ही अटका हुआ है, यहाँ डिफरेंस, यहाँ पर 20 में से 14 गए तो 6, और यह 20 में से 20 पे अटका हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। बिल्कुल बिना सोल्व किए आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्या कर सकते हो, बिना सोल्व किए कर सकते हो, अगर आपको बस एक थोड़ा सा मीन पता हो। अब हम और कुछ क्वेश्चन लिखेंगे कि सपोज दैट ए पॉपुलेशन विद n इज इक्वल टू 144, p है 24, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन फॉर सैंपल साइज ऑफ 25। अगर p 24 है तो मीन क्या हो जाएगा, 24। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पर ये भी आ जाता है, ठीक है। तो 24 हो जाएगा। सैंपल कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग ए पॉपुलेशन पैरामीटर, ये जो है हमारा जो कंसेप्ट है एस्टिमेट का, उस पे बेस्ड है कि एस्टिमेशन क्या होता है। सैंपल कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग ए पॉपुलेशन पैरामीटर, उसको क्या बोलते हैं। हमने देखा था ना कि कैसे हम सैंपल के पैरामीटर से, सैंपल के डाटा से, सैंपल के कांस्टेंट से, जो कि सैंपल स्टैटिक्स भी बोल सकते हो उसको, उसके डाटा से क्या कर लेते हैं, पॉपुलेशन का पैरामीटर पता लगा लेते हैं। पॉपुलेशन का तो क्या होता है पैरामीटर, सैंपल के क्या होता है स्टैटिक्स। आप भूल भी जाए ना एग्जाम में सैंपल, तो उसमें सैंपल, इसमें एस आ रहा है स्टैटिक्स, ठीक है, और पॉपुलेशन में क्या आ रहा है, पैरामीटर। पॉपुलेशन में क्या आ रहा है, पैरामीटर। तो सैंपल में स्टैटिक्स, पॉपुलेशन में पैरामीटर, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी पूछ रहा है, तो अगर मान लो ये नहीं भी आता हो ना, तो कोई भी चीज पैरामीटर को है तो एस्टिमेशन तो वर्ब हो गई, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। एस्टिमेटर तो पर्सन हो गया, ये आंसर हो ही नहीं सकता। या तो एस्टिमेट होगा, बायस तो हो ही नहीं सकता, बायस की कहाँ बात है, तो इसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेट। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, उनमें से लगभग 30 क्वेश्चन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, जो एचआर वेचआर के सब मिला के 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे, यू कैन सोल्व बाई ऑप्शंस, यू कैन सोल्व बाई ऑप्शंस इन JIB एंड CIB, इन JIB एंड CIB। और CIB में थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज पता है तो चाहिए, JIB में तो आप कर लोगे, पर CIB में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता होगा, तो आप 30 क्वेश्चन तो बिना किसी एफर्ट्स के ऑप्शन से बहुत इजीली सोल्व कर लेंगे, क्लियर है। ये सब ओल्ड पेपर ही हम जो देख रहे हैं। एक और आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन की बात है, तो सेलेक्ट कार्ड इज कॉल्ड सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, तो ये भी हो सकता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एरर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन, एक ये बात है, और स्टैंडर्ड नहीं नहीं नहीं, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन भी सही है, पर प्रोपोर्शन की बात है ना यहाँ पर, तो क्या आएगा आंसर, सी।
क्लियर है ना। तो स्टैंडर्ड एरर, जब प्रोपोर्शन की बात होगी तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, पर आ जाते हैं एग्जाम में। इसको भी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर आपको पता भी नहीं है तो भी। ये है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी क्वाइट क्लोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अपन को पता ही है कि बाइनोमियल नहीं होता, पॉइजन फ्रीजन नहीं होता है, वो क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रकृति में जो सारी घटनाएं होती है वो क्या फॉलो करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओनली वन कट जाएगा, ओनली वन कट जाएगा, आइदर ये भी कट जाएगा, डी आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, नाइदर वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। A researcher divides the population of product users into 3 groups based on degree of use. If the researcher thus draws a random sample from each group, she has created a random sample stratified judgment group data. Obviously strata, जब अपर क्लास मिडिल क्लास ये स्टेटा से याद रह जाएगा ना अपन को, तो यहाँ पर भी उसने स्टेटा बना दिए, 3 ग्रुप बना दिए, जो कम यूजर करने वाले, मीडियम यूज करने वाले, हाई पावर यूजर, और उनमें से एक एक सैंपल निकाल रहे। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड सैंपल हो गया। सिंपल है पर कंसेप्ट तो आपका क्लियर है तो आप इसको कर पाएंगे। इसी में हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। इन ए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ईच हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो सैंपल सेलेक्ट होने का सब सैंपल के इक्वल चांस है, एलिमेंट का इक्वल चांस है, दोनों का है, तो और ये नन ऑफ दीज का है। तो नन ऑफ दीज तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली ये पूछना चाह रहा है। तो किसका इक्वल चांस है, सैंपल का नहीं, एलिमेंट का। ये हमने देखा था ना कि सैंपल का चांस इक्वल नहीं होता है। जैसे मान लो कि आपको 100 तक है संख्याएं और आपको लेना है रैंडमली, आप स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, पर आप लेंगे हर 10th। तो हमने 3 से स्टार्ट किया, 13, फिर उसके बाद 23, इस तरीके से सैंपल लेंगे, सैंपल लेंगे। मान लो कि आपको 4 नंबर लेनी है तो 33 लोगे, आपने 6 से स्टार्ट किया तो 6, 16, 20। पर जो अगर आपने लिया 3, पर 3 के साथ 4 का तो कभी ग्रुप बनेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हर सैंपल की आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, सारे सैंपल का चांस नहीं होगा, पर हर एलिमेंट का इक्वल चांस होगा। हर एलिमेंट का क्या होगा, इक्वल चांस होगा। तो ये आंसर हो जाएगा बी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा एस्टिमेशन के बाद हम आगे देखेंगे और भी जो मेथड्स हैं उनको सोल्व करेंगे। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि हम धीरे धीरे इसमें सारा जो हमारा सिलेबस है एपीएम का वो लाएंगे, ताकि आपकी कोई भी कंसेप्ट है वो छूट नहीं जाए एग्जाम के लिए। और हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आप ये सारे पढ़ के जाएंगे तो आप एग्जाम में ऑब्वियसली जो है वो क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।